हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का महिंद्राज में बहुत स्वागत है। एग्जाम पर चर्चा का ये एपिसोड डेडिकेटेड है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन को लेकर। इस सीरीज में हम सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम से रिलेटेड हर तरीके की आपकी समस्या का समाधान अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हर एपिसोड में आपके अलग अलग गेस्ट होंगे या एक्सपर्ट्स होंगे। आज का जो हमारा विषय है कि एग्जाम से पहले जाने अपने एग्जाम को, तो सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे हमारे इंग्लिश गुरु के साथ। आपका बहुत स्वागत है सर आज के इस एपिसोड में। पहला एपिसोड है तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन है उस पर बात करने वाले हैं। वैकेंसीज पे बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या कट ऑफ रहे हैं अलग अलग जो पिछले वर्ष में सीजीएल और सीएचएसएल में क्या कट ऑफ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम एक जनरल ओवरव्यू, जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न अभी हाल में चेंज हुआ है, तो कुछ ही एग्जाम्स हुए हैं उसको लेकर भी हम बात करेंगे, ताकि एक आपको आइडिया दे सकें पहले पेपर कैसा होता था, आज के समय में पेपर कैसा होने वाला है या हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो नितिन सर से मैं पूछूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा नितिन सर कुछ ओपनिंग लाइन तो बोल ही दीजिए आप। बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सीजीएल का एग्जाम आगे लगा हुआ है हमारा 14 जुलाई से सीजीएल एग्जाम्स है। अब कैंडिडेट्स के अंदर काफी ज्यादा डाउट्स हैं सर। हाँ। कि अगर हमारे मार्क्स अच्छे आ गए तो किस तरह की हमें पोस्ट मिल सकती है सर, या फिर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है सर, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रीवियस ईयर्स में क्या कट ऑफ रहा है, अब हम कितना स्कोर करें जिससे हम अच्छे से धूमधाम से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लें। तो आज हम उन सारे डाउट्स को कहीं ना कहीं इस सेशन के साथ सम अप करेंगे हमारे एस्पिरेंट्स के, और सारे क्वेश्चंस के डाउट आपके मिलने वाले हैं आपको अभी के अभी। चलिए, तो नितिन सर ने तो बोल दिया आपको कि सब कुछ सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न रह जाता है जो हम आंसर नहीं करते या इंक्लूड नहीं हुआ, इन परिस्थितियों में आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो जरूर डाल दीजिएगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम उसके बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं या कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, किस तरीके से होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बेसिक आइडिया दीजिए कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, क्या चेंजेस एलिजिबिलिटी में भी हुए हैं, क्योंकि एज का भी वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन है। बिल्कुल। और फिर पैटर्न वगैरह के बारे में तो आगे हम बात करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल जी। सो बेसिकली अगर मैं सर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बेसिकली अगर हम सीजीएल बेस की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। वहीं अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं तो वहां पे आप 10+2 लेवल पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसकी पोस्ट्स की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो काफी ल्यूक्रेटिव रहती है और वो पोस्ट ज्यादातर एस्पिरेंट्स चाहते हैं। ये जो पोस्ट आपको सामने दिख रही है ना, ये वो पोस्ट है जो सबसे ज्यादा लालच पैदा करते हैं लोगों के मन में, और हर कोई चाहता है कि इनमें से कुछ मिल जाए। टारगेट आपका ये होना भी चाहिए। खैर सर बताइए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है आपके सामने, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ऑफिसर ग्रेड में अगर आपको जाना है जी, अगर आप आईएएस के बाद में, आईएएस की पोस्ट के बाद में यूपीएससी जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके बाद में जो सबसे अच्छी आपको पोस्ट मिलती है, करेक्ट, वो सीजीएल के थ्रू ही। कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टेट पीएससी होता है उसकी पोस्ट और ये इसकी पोस्ट में सिमिलरिटी होती है क्या? बिल्कुल सर, अब हम बात कह सकते हैं क्योंकि ग्रुप बी की भी पोस्ट इसके अंदर आती हैं और काफी अच्छी पोस्ट रहती हैं यहाँ पे। अब पीसीएस का जो पार्ट रहता है वो डिपार्टमेंट ही अलग है, एग्जाम अलग बॉडी करा रहा है, इसका एग्जाम एसएससी करा रहा है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में तो खैर बहुत सारे, लेकिन ऑफिसर ग्रेड बी में, ग्रुप बी में तक आप जा सकते हैं एसएससी के थ्रू कहीं ना कहीं। तो काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं सर यहाँ पे, और इसके थ्रू आपको एक बहुत ही प्यारी अच्छी जॉब मिल सकती है। और सैलरी बेस की अगर सर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सैलरी बेस आपका जाता है वो 1.5 लाख तक जाता है। ठीक है, 25,000 से लेकर 25,000 से शुरुआत होती है, 1,51,000 के अप्रॉक्स तक। बिल्कुल। तो अब अगर आप देखें तो 1.5 लाख के, अच्छा इसमें सर अलाउंसेस वगैरह इंक्लूड होते हैं राइट?
हाँ बेस allowances पे भी- और अलाउंस बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो बेसिक सैलरी रहती है उसके साथ अलाउंस सबसे बड़ी वाली सर वही चाहिए बस, जिसमें हमें एक लाख 51,000 वाली मिले। ऑफ कोर्स हमें सोचना चाहिए, क्यों नहीं, है ना, हम किस लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। देखिए, आपको सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग में ये रखिए कि आपको अपना 100% एफर्ट देना है। हाँ, जितना अच्छा आपका स्कोर होगा, जितना अच्छा आप स्कोर करने वाले हैं कहीं ना कहीं, ये सारे एस्पिरेंट्स को मेरा मैसेज है, उतनी ही अच्छी पोस्ट तक आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। देखिए सर, याद दिला रहे हैं आपको इन बड़ी बड़ी पोस्ट का, याद दिलाकर आपको लालच देना चाह रहे हैं कि आप उस हिसाब की मेहनत करें, क्योंकि अब एग्जाम आपने अप्लाई कर ही दिया होगा, फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा, आपने अपनी प्रेफरेंसेस डाल दी होंगी, पर जो आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो भी कुछ होगा आप उसके लिए एफर्ट करें। यानी आपको पुश ज्यादा, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत पड़ेगी अपनी एग्जाम को लेकर, राइट? ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल तो सर एक सवाल और है, दो एग्जाम जैसे CHSL और CGL, बिल्कुल, क्या प्रिपरेशन में कोई डिफरेंस आने वाला है या क्या अंतर इनके बीच में होता है? क्योंकि जनरल जो एक तो एग्जाम पैटर्न का जो अंतर है ही है बिल्कुल, है ना, और कोई अंतर इसमें है क्या दोनों एग्जाम्स में? देखिए सर, अगर मैं बेसिकली अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो प्रेपरेशन में कोई डिफरेंस है नहीं। हाँ। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे, ज्यादातर ऐसे बच्चे रहते हैं, 90% आप मान सकते हैं कि जो बच्चे CGL एग्जाम देते हैं वो CHSL एग्जाम भी कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। हाँ। ठीक है, तो प्रेपरेशन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। हाँ। कहीं ना कहीं ठीक है। बस अगर मैं बात करूं लेवल की, लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, तो जब आप मेंस लेवल पे जाते हैं तो वहां पे लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर हम CGL की बात करें और CHSL की बात करें, बाकी कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज, सिलेबस का चेंज ऐसा कुछ नहीं है। प्रेपरेशन सेम है, मतलब है कि सब कुछ सेम है, बिल्कुल, नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिफर है, बिल्कुल, और दूसरा जो अंतर है वो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि वो भी होना भी चाहिए सर, वो 10+2 है, और एक वो जिसमें डिमांड आपकी है CGL, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना, ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए। तो दोनों में फर्क है, उसी हिसाब की पोस्ट है और उसी हिसाब की आपकी नॉलेज को लेकर ये डिफरेंस सर बड़ा क्रिएट होता है सिलेक्शन के बाद। हाँ। जब एक बच्चा क्लर्क बनता है, हाँ, ठीक और है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनता है, हाँ। तो फिर दोनों, एक ऑफिसर ग्रेड में गया और एक क्लर्क ग्रेड में बिल्कुल गया, सही तो है। अच्छा, एक बड़ा डिफरेंस आता है। एक मान लीजिए मैं CHSL से, अगर मेरा 10+2 ही है, बिल्कुल, मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, तब तो ठीक है, इट इज वेल एंड गुड कि मैं सिर्फ CHSL को लेकर टारगेट कर रहा हूं। बिल्कुल, यदि मेरे पास ग्रेजुएट डिग्री है और मैं एलिजिबल हूं CGL के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा CGL ओरिएंटेड होना चाहिए, जैसे आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि यहाँ की थोड़ा सा पुश, यानी थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है आपकी प्रिपरेशन का, जो CGL को लेकर है, वो मार्जिनली, मतलब बहुत, मतलब आप कहें तो बहुत बड़ा डिफरेंस, क्योंकि वो डिफरेंस जब आप जॉब करते वक्त कवर करने में तो बड़ा समय लग जाएगा। बिल्कुल, और अगर आप अपनी डेली पढ़ाई में, हमें लगता है कि 1-2 घंटे भी बढ़ा लें, मान लीजिए हम CHSL के लिए 4 घंटे पढ़ रहे हैं, और जब CGL की बारी आई तो मैंने कहा अब 4 नहीं, हम 8 घंटे पढ़ेंगे, हमने 4 घंटे बढ़ा लिए। ये 4 घंटे 1 साल सतत प्रयास किया हमने, अच्छे से किया, तो वो जो डिफरेंस है ना क्लर्क और ऑफिसर वाला, वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो वहां रिकवर आप नहीं करते, बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए सर, सो बेसिकली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये चीज। और अपकमिंग जो CGL एग्जाम लगा हुआ है, बस ये दिमाग में रखो कि इस बार आप एग्जाम देने नहीं, सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। बस इस चीज को दिमाग में बैठा के रखिए। और इस बार एग्जाम में हाईएस्ट आपको स्कोर करना है। आपको ये भी नहीं सोचना कि मेरिट तो मेरी मेंस के बेस पे बनेगी। पहले प्री के मार्क्स जुड़ते थे, इस बार तो प्री के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ था वो कम था, 114.27 के आसपास कट ऑफ था UR कैटेगरी का, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। तो ये सोच के हमें कहीं ना कहीं नहीं बैठना है। हमें कोशिश करनी है कि हम टारगेट लेके जाएं अपना, आउट ऑफ 200 150 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए इतना टारगेट कि इतना मुझे करना है, कोशिश करनी है। हाँ बिल्कुल। सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। बेसिकली क्या है ना कि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। अब पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है इस बार। अब हमारे सामने रीजनिंग महागुरु हैं हमारे बैठे हुए, ठीक है। और पहले क्या होता था सर कि रीजनिंग में
प्री लेवल पे रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते थे, ठीक है, लेकिन मेंस लेवल पे रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं आते थे। लेकिन अब इस बार से अगर हम बात करें तो रीजनिंग के भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिल रहे हैं एग्जाम में, 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और 90 मार्क्स का वेटेज है सर। तो अब क्या कुछ एस्पिरेंट्स को हमारे कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत है मेंस के लिए, या फिर कुछ अलग आ रहा है क्या मेंस में सर? उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो मेंस में रीजनिंग इंक्लूड हुई है उससे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमें कुछ पॉइंट्स पे प्रिपरेशन में चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, वो मैं उसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें सर तो वो पहली बार था मेंस में रीजनिंग जो हुई, फर्स्ट टाइम था। तो जो रीजनिंग आई ना वो उसमें बहुत चेंजेस प्रीलिम्स से लेकर मेंस में देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे ना उनका भी कहना था कि जो सर मेंस का जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया वो तो बिल्कुल प्रीलिम्स जैसा था, बहुत नॉमिनल चेंजेस थे, मतलब हल्का फुल्का लेवल का अंतर आ गया हो। और जो अच्छे बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं ना उनको मेंस में जाने के बाद फिर वो लेवल उतना ज़्यादा डिफिकल्टी का नहीं लगता है। एक बच्चा जिसके लिए प्रीलिम्स ही ऑलरेडी मुश्किल हो रहा होगा वो मे भी कल को अगर मेंस के लिए जाएगा तो वो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, वो ज़्यादा बड़ा बताएगा, उसको बताएगा कि उसके प्रॉस्पेक्ट में वो बहुत टफ था। पर यदि हम ये कहें कि जो पैटर्न है ना, जो सिलेबस है, वो सब जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब प्रीलिम्स वाले ही आए। कुछ एक टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, जैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर लें या फिर आप जनरल इंटेलिजेंस की बात कर लें, ठीक है ना, जिसे हम लोग बचपन में, और ये वो कुछ भी नहीं है सर, सिचुएशनल अवेयरनेस है ना। जैसे हम लोगों से एक बहुत साधारण सा सवाल पूछा जाता था कि भाई एक नाव है आपके पास और उस नाव में जो है वो केवल एक ही लोगों को बैठा के लेके जा सकते हैं, एक बूढ़ी औरत है, एक बच्चा है और एक आपका कोई रिलेटिव है, या कुछ ऐसे करके कुछ क्वेश्चन हुआ करते थे। तो वो सिचुएशनल अवेयरनेस का ही सवाल, और उसमें सिर्फ ये है मतलब कि हम सिचुएशंस को, अलग अलग सिचुएशंस पे सही डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। तो मेंस में उसका थोड़ा सा जो है वो वेटेज मुझे लगता है आगे आने वाला, अभी तो कम ही क्वेश्चंस देखने को मिले, पहली बार हुआ तो लोगों को ईज करने के लिए या सडनली बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चे ना फील करें, मे बी उस वजह से एग्जामिनर ने हल्के ही क्वेश्चन रखे होंगे। पर आगे आने वाले समय में दो तीन चीज़ें, जैसे मुझे लगता है कि सर जो कई बार उसको अलग अलग कहते हैं, कुछ लोग एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं, कुछ लोग लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट एजम्पशन की बात करें, कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें, इन्फरेंसेस, ड्राइंग इन्फरेंसेस या फिर कॉज एंड इफेक्ट, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ना, मुझे लगता है मेंस में वो आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से ही इंक्लूड होंगे और उनका वेटेज भी ज़्यादा रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस हिसाब का मेंस का पेपर, एसएससी सीजीएल का मेंस के पेपर के बारे में हम जानते हैं, उस हिसाब से तो निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए और आगे ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा, जो आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो बिल्कुल अच्छा है। जो एडिशनल टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया, वो टॉपिक्स थोड़ा सा आपको उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और अलग अलग वेरियस एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, तो आप उनको कलेक्ट करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ आप जो हमने कहा कि एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, वो रीजनिंग जिसमें एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सभी जो हैं उसको आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत है और इसकी खूब ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सवाल एक्यूरेसी, मतलब चूंकि कोई सेट फॉर्मूला नहीं है उनको हल करने का, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। यानी एग्जामिनर हूं मैं और मैंने एक सवाल दिया है, जो थॉट मेरा है यदि आपका थॉट उस हिसाब से मैच कर रहा है तो मैंने आपको नंबर दे दिए, और यदि आपका थॉट मेरे से मैच नहीं, कोई उसमें रूल नहीं है, कोई बाउंडेशन या फ्रेम नहीं है कि इसी दायरे में रह के आपको काम करना है। तो उसके लिए एग्जामिनर क्या चाहता है, क्या उसमें भी हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखे जाते हैं। जैसे एजम्पशन में हम कहते हैं कि एजम्पशन होता है पूर्व धारणा, किसी चीज, किसी कार्य को अंजाम देने से पहले हम क्या सोचते हैं, है ना। आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो एक जनरल, अब इसमें टेक्निकली जाएंगे तो एजम्पशन में प्रेमाइसेस होते हैं, कंक्लूजन होते हैं। अब जब आपको प्रेमाइसेस एंड कंक्लूजन और आर्ग्यूमेंट के बारे में पता नहीं होगा तो आप असम्पशन नहीं निकाल पाओगे। तो ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होते हैं। तो कहने का मतलब यह है, इन टॉपिक्स को आपको ज्यादा थोड़ा फोकस, जब मेंस की तरफ जाएंगे तो ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। बाकी आप प्रीलिम्स वाले के बारे में अवेयर ऑलरेडी हैं,
बिल्कुल है ना, वही सारे के सारे सर। तो ये तो रहा मेरा सब्जेक्ट है ना, मेरी वजह से आपके सब्जेक्ट पे भी कुछ असर पड़ा है, वो आपको पता ही होगा। बिल्कुल है ना, आपको हमने थोड़ा सा काट के कम कर दिया है और हमने अपना साइज बेस में भी अपने आप को घुसा लिया रीजनिंग को, है ना। बिल्कुल। तो जब कम हुआ तो पहले चूंकि जो पैटर्न रहा होगा, अब तो पैटर्न में भी चेंजेस होंगे भाई। कुछ कुछ भाई कम होने का मतलब कुछ टॉपिक्स कम हो जाएंगे, कुछ कम क्वेश्चन आएंगे। लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से आप क्या कहेंगे, किस तरीके के चेंजेस हुए हैं और कैसे आगे चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीजीएल को में इंग्लिश को लेकर? अगर मैं अभी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर प्रीलिम्स पहले बता दिए, फिर मेंस बताइएगा। हाँ जी। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में तो कोई चेंज है नहीं सर। हाँ, वही एज इट इज वैसा ही है। बिल्कुल। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स और जीए के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। तो ओवरऑल आपका 200 मार्क्स का पेपर रहता है और इस बेस पे ही आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। जानने वाला पॉइंट ये है कि अब ये कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग ही है। मीन्स इसके मार्क्स आपके वेटेज में, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले, जैसे कि बैंक एग्जाम में होता है वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। ठीक है। अब पॉइंट है, फोकस करना है मैं मेंस पे। मेंस लेवल पे आपके सिलेबस में एक चीज सीधे सीधे इंडिकेट थी, मतलब जब सिलेबस चेंज हुआ उसी टाइम पे ये चीज इंडिकेट थी सर कि 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आपके एग्जाम में आएंगे। अच्छा, पहले से पता था? पहले से ये क्लियर था, सिलेबस में मेंशन था अलग से कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 पैसेजेस आएंगे। और इस बार जितने भी एग्जाम हुए सर हमारे सीजीएल के न्यू पैटर्न के बेस पे, तो वहां पे हम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की कि हर एग्जाम में 3 पैसेजेस पूछे गए और वो 3 पैसेजेस में 4 क्वेश्चंस बन रहे थे हर पैसेज से। 4 किसी में 5 भी क्वेश्चंस बन रहे थे। टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा रहा क्या? हाँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर पैसेजेस आएंगे सर ज्यादा पैसेज और कम क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि तो पहले क्या था सर? पहले सर अब पहले क्या था कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता था और 200 क्वेश्चंस होते थे वहां पे। ठीक है। तो अगर एक पैसेज आया तो उससे रिलेटेड आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस मिल जाया करते थे। ठीक है। अब 10 क्वेश्चन से आप एक पैसेज पढ़ रहे हैं, 4 ही क्वेश्चन पा रहे हैं, तो रीडिंग तो यहाँ बढ़ाने की जरूरत होगी। क्यों? हाँ, रीडिंग बढ़ाने की जरूरत होगी और वहां पे ये भी स्पेसिफाई किया गया कि एक इकोनॉमी बेस्ड पैसेज आपका आएगा, एक स्टोरी बेस आएगा, एक सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड कोई पैसेज आ जाएगा, या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जैसे कोविड वगैरह, उससे रिलेटेड पैसेज। तो अब पॉइंट ये बना कि बच्चे को अब डेली बेस पे न्यूज़पेपर भी पढ़ना ही है। अगर उसको मेंस क्लियर करना है तो भाई चाहे वो बैंक एग्जाम हो या एसएससी एग्जाम हो, अब न्यूज़पेपर तो कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, अब 12 क्वेश्चंस अगर सिर्फ आरसी से बन रहे हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आप समझिए सर कि 36 मार्क्स का पूरे पेपर के अंदर सिर्फ वेटेज किसका बन रहा था? आरसी का बन रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बन रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं अदर टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं लाइक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, या फिर बात करूं मैं क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस, फिलर के क्वेश्चंस, किसी एग्जाम में आपको सैनोनिम्स से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, किसी में एंटोनिम्स से रिलेटेड, कभी आपको इडियम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कभी कभी क्या हो रहा है कि 2 सैनोनिम्स मिल गए, 2 एंटोनिम्स मिल गए, 2 इडियम्स मिल गए, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल गए। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी सर 1/3 की रहती है। अगर प्री लेवल पे मैं बात करूं तो 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है। मींस पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलता है और 0.5 आपका कटता है। लेकिन अब मेंस लेवल पे 1/3 की माइनस मार्किंग हो जाती है, मतलब 3 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। 33 मार्क्स कटेंगे परसेंट में अगर देखें तो। और पर रॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो करेक्ट में से 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे एस्पिरेंट्स के अंदर एक डर भी बन जाता है कहीं ना कहीं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि जब प्री क्वालिफाई किया तो अब मेंस में हम रिस्क कैसे लें। ठीक है। तो ये मैं सजेस्ट आप सबको करूंगा कि भाई सीधी सी बात है कि जब आप इंग्लिश के सेक्शन पे जाते हैं, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, बस ये है कि थोड़ी चीजें बदल गई, थोड़ी चीजें चेंज हो गई और स्पेसिफाई कर दिया एग्जामिनर ने कि भाई किस तरह का पैसेज आएगा। जब हमें पता ही है कि किस तरह का पैसेज आएगा, एक इकोनॉमी बेस्ड पैसेज आएगा, एक स्टोरी बेस आएगा और सोशल इश्यूज से रिलेटेड एक पैसेज आ जाएगा, तो सीधी सी बात है अगर अभी भी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम है ना सर, सीधी सी बात है। अच्छा, न्यूज़पेपर में भी आप क्या सजेस्ट करेंगे? इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि
यदि आरसी करनी है तो आरसी की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि भाई कोई आर्टिकल हमें पढ़ने को अगर मिल जाए और हम उसकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप ना कर पाए। अवेयरनेस होना किसी न्यूज़ या किसी टॉपिक पे अवेयरनेस होने के साथ साथ आपको रीडिंग पे भी फ्लो आना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो उसके लिए न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर सही है या फिर हिंदी? देखिए, मैं तो यही सजेस्ट तो करूंगा न्यूज़ के लिए तो हिंदी न्यूज़पेपर भी चलेगा पर अगर हमें इंग्लिश की तैयारी करनी है, हमें उस हिसाब से ओरिएंटेड होके प्रिपरेशन करनी है, तो क्या आपका कहना है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े फिर? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा सभी से कि देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप रेगुलर बेस पे लीजिए और उसे पढ़िए। दूसरी चीज़, अगर आप जो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड या जनरल स्टडीज से रिलेटेड आप टॉपिक्स पढ़ते हैं या क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल। अगर आप जैसे किसी बच्चे का इंग्लिश अगर वीक है हाँ। और अगर वो करंट अफेयर की मैगजीन इंग्लिश में लेना शुरू कर दे, शुरुआत यहाँ से कर ले। ठीक है, न्यूज़पेपर अभी थोड़े टाइम के लिए हमने अलग कर दिया, मास्टर इन करंट अफेयर्स, ये हमारी एक मैगजीन आती है मंथली महिंद्रास की। आप इंग्लिश में वो मैगजीन लीजिए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कंटेंट है, वो इंग्लिश में रीड आउट करिए। वहां से ही आपको इंग्लिश में काफी बेनिफिट और हेल्प मिल जाएगा। पहला पार्ट तो सर ये है। दूसरा पार्ट न्यूज़पेपर का ऐसा है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है न्यूज़पेपर की, तो आप न्यूज़पेपर फिजिकली मंगवा लीजिए अपने पास। लेकिन अगर नहीं है तो आप उसके पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करके, और एडिटोरियल का सेक्शन रहता है। पर पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करने में मुझे लगता है कि वो चूंकि उस हिसाब की स्टडी जो पेपर पे स्टडी होती है। हाँ सर, पेपर पे सबसे अच्छा फायदा क्या होता है पेपर के केस में तो मैं खास तौर से, यदि आपको केवल न्यूज फॉलो करना है ना, केवल न्यूज फॉलो करना है, बिल्कुल, देन मतलब मुझे लगता है कई बार लोग ऐसा नहीं है, कई बार लोग उस पर ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं और वो आर्टिकल्स वगैरह को अच्छे से समझ, पर उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश अच्छी है। पर आपके लिए यदि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या ठीक ठाक ही है, आपको इम्प्रोवाइज करना है उसको, देन वो मुझे लगता है कि फिजिकल पेपर और फिर उस पे जहाँ पे भी वर्ड्स का वोकैब नहीं मालूम है, वो एक अंदाजा लगाया पहले हमने, क्योंकि पहली बार आप पढ़े तो आप खुद से अंदाजा लगाते हैं। बिल्कुल। दूसरी बार में फिर आप उसमें लिख भी सकते हैं वोकैब्स वगैरह, तो वो मेमोराइज करना ज्यादा, और एक कलेक्शन भी आपके पास होता है अच्छा खासा। बिल्कुल, अगर आप इस वे में जाते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। और न्यूज़पेपर में भी सर, अब अगर हम जैसे सिटी ओरिएंटेड न्यूज़ेस हैं, सिटी में क्या हुआ, कहाँ पे हमारे शहर में जो घटनाएं हुई हम उसको फॉलो करेंगे तो नहीं चलेगा। उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, उससे आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा ना आएगा। बिल्कुल, आपको देखना पड़ेगा कि यूएस के जो मेजॉरिटी बड़े बैंक्स हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, डिफॉल्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? रिसेशन जो जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है वो कैसे कर रहा है? करंट टाइम में यूपीआई को लेकर, चूंकि यूपीआई लगभग 30 देश ऐसे हैं जो प्रपोजल देने वाले हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। रिसेंटली आपका नेपाल हो गया, शायद भूटान ने भी कर लिया है। बिल्कुल, ये सब मुद्दों पर हमारे ख्याल से आपको ज्यादा फोकस करना ही चाहिए, और इससे आपके टू वे प्रिपरेशन होता है। एक तरफ आपका जीए भी तैयार होता है और एक तरफ आपका इंग्लिश भी तैयार होता है। बिल्कुल, दोनों ही चीजें तैयार होती है। तो मतलब इंग्लिश इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, बट स्टिल you need to focus on these all things. Apart from that, you need to focus on previous year papers as well. आपका जो फोकस है प्रीवियस ईयर पेपर्स पे भी होना ही चाहिए। मेरा सवाल आने वाला था सर इसी पे कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर रिलेवेंट है प्रीलिम्स के लिए आज के समय में? मतलब मेंस में तो देखिए चेंजेस हो गए, चेंजेस के बाद भी क्या वो रिलेवेंट है? प्रीलिम्स में तो मैं मानता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे जो सीजीएल की प्रिपरेशन या सीएचएसएल की करते हैं, प्रीवियस ईयर करने से उनको लिटरली बहुत फायदा मिलता है। और आप लोग भी अगर यदि तैयारी कर रहे हैं तो अब ये बिल्कुल समय है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, बुक ले लीजिए पिछले सालों के, और इससे एक अंदाजा लग जाता है क्वेश्चन के पैटर्न का, आपको आइडिया लगता है। प्रीलिम्स का चूंकि पैटर्न वही सेम चल रहा है लंबे समय से, पर मेंस बदल गया, तो क्या अभी भी प्रीवियस ईयर पेपर काम करेगा वहां पे? सर इस बार के अगर मैं पेपर्स की बात करूं तो लगभग जितनी भी वोकेब आपके पेपर में आई है, लगभग मैं सारी वोकेब की बात कर रहा हूं, एक भी नया वर्ड मुझे नहीं दिखा। मेंस के पेपर की बात कर रहा हूं। अच्छा, सारी की सारी वोकेब प्रीवियस ईयर पेपर से ही आए थे, पूछी आ चुकी है। सारी की सारी वोकेब प्रीवियस ईयर पेपर्स में पहले आ चुकी है, वही सारी वोकेब्स थी आपके सामने। चाहे मैं इडियम्स की बात करूं, चाहे मैं सिनोनिम्स की बात करूं, चाहे मैं एंटोनिम्स की बात करूं, चाहे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं, तो एक्चुअल में प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि सर वोकेब का ऐसा सेक्शन रहता है ना
कि मतलब वहां पे एक आइडिया नहीं मिल पाता हमारे एस्पिरेंट्स को कि कितना वो किप पढ़ लें सर, करेक्ट, सिनोनिम करें तो कितना करें। तो अब एक आइडिया तो है कम से कम कि एक पेपर मैंने उठाया प्रीवियस ईयर का, अब ये पेपर जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 3-4 जितने भी सिनोनिम आए मैंने राइट डाउन कर लिए जो मुझे नहीं आते थे, सीधी सी बात है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो जाएगा और प्रॉपर नोट्स अगर आप रेगुलर बेस पे बना रहे हैं। देखिए 14th को आपका एग्जाम, अब आपके पास 1 मंथ भी नहीं है, तो एक सिस्टमैटिक स्टडी ही आपको सिलेक्शन तक लेके जाने वाली है। सबसे पहली चीज ये समझिए। तो सिस्टमैटिक स्टडी कैसे होगी? जो आप अभी पढ़ रहे हो उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास में कि ये मैंने की थी एसटी, ये मैंने स्पीड टेस्ट सॉल्व किया था, पेपर सॉल्व किया था, इसके ये पॉइंट मुझे नहीं आ रहे थे, वो आपने शॉर्ट में राइट डाउन कर लिया अपने पास में। एक रजिस्टर कॉपी जो भी बनाना है बना लीजिए। पेपर के पहले एक बार देख के जरूर जाना जो चीजें आपने गलत की थी, इसका आपको बहुत ज्यादा अपकमिंग एग्जाम्स में फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल सर ये बताइए हमें, जो जैसे इसके पहले लोग का एक मानना था कि जो एसएससी है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो है, बहुत बार बच्चों की ये कंप्लेन रही है। और हाँ, अगर पास्ट में हम जाएंगे तो रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर वो सब चीजें नहीं, लेकिन क्या आज के समय में ये चीजों में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ऑब्वियसली सर, आप सामने देख सकते हैं कि वैकेंसी से पहले एग्जाम डेट का आना अपने आप में आश्चर्यजनक एसएससी काफी बड़ी चीज है। कि मतलब प्री एग्जाम हुआ, फाइनल हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद आपका मेंस लग गया। और जिस चीज के लिए कभी पहले क्या होता था कि लोग सालों इंतजार कर रहे होते थे, मेंस हो गया तो उसके बाद रिजल्ट का या डिस्क्रिप्टिव के पेपर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन थोड़ी सी अलग हुई है सर। जैसे कि पैटर्न में चेंज हुआ है वैसे ही एसएससी की वर्किंग में भी चेंज हुआ है, मुझे जैसा लगता है। तो अब पहले लोगों को ऐसा लगता था कि बैंक के जॉब का ये अच्छा है कि फटाफट प्री निकला, मेंस निकला और तुरंत जॉब मिल गया 3-4-5 मंथ्स में। लेकिन अब आप एसएससी के थ्रू भी एक ऑफिसर बन सकते हैं। अच्छा, 6-7 मंथ के अंदर। एक और चीज मुझे लगती है, जब आपके पास ऐसा जैसे एसएससी अब एग्जाम डेट भी डिक्लेयर करने लग गया और थोड़ा मामला इनका फास्ट हुआ है, तो अब क्या ये बच्चे अब अपनी स्टडी को जो एसएससी प्रिपरेशन को लेकर वो या सीएचएसएल को लेकर है, वो ज्यादा बेहतर प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जब आपके पास एक रोड मैप होता है, जैसे एसएससी अपना कैलेंडर लॉन्च कर दे रहा है कि इस मंथ में ये वैकेंसी आएंगी इस डेट तक, इसका एग्जाम इस डेट तक होगा, तो अब आपका स्टडी प्लान उसी के अकॉर्डिंग आराम से आप बना सकते हैं। अब आपको पहले से पता है कौन सी वैकेंसी कब आनी है, किसका एग्जाम किस मंथ में और कब होना है, ठीक है। तो उस बेस पे आप अपना पहले से स्टडी प्लान बना सकते हैं कि किस तरह से मैं अपने आप को तैयार करूं और किस तरह से मैं अपने सिलेक्शन तक पहुंचूं। चलिए सर, एक और सवाल है कंप्यूटर्स को लेकर। उसमें भी चूंकि कंप्यूटर्स मेंस में आ रहा है जी, तो क्या वो उसका स्कोर जुड़ता है या देखिए अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो कंप्यूटर्स पूरी तरह से जो आपका सेक्शन है वो क्वालिफाइंग है। अच्छा, वहां पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स के हैं। लेकिन अब ऐसा मत सोचना कि ये 60 मार्क्स आपकी मेरिट में जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर का जो सेक्शन है, चाहे वो टाइपिंग का सेक्शन हो, पहले आपका पेपर में ही क्वेश्चंस रहेंगे 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, ठीक है। ये पूरी तरह से क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब ये आपको बेसिकली क्वालिफाई करना है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ, इसके भी डिमेरिट्स हैं कहीं ना कहीं। अगर कंप्यूटर के सेक्शन में आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपने कितना भी अच्छा स्कोर कर लिया हो मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, आप डिस्क्वालीफाई ही माने जाएंगे। ये चीज याद रखिए। चलिए तो फिर अब फाइनली एक समराइज कर देते हैं। प्रीलिम्स का जो पैटर्न है ना, वो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जैसे रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के लिए होता है, जनरल अवेयरनेस आपका, या फिर आप जीएस कह सकते हो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथ्स में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश 25 50 मार्क्स के लिए, और 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे आप सभी लोगों को पता है। व्हेन इट कम्स टू मेंस सर, एक बार जो है ब्रीफ कर दीजिएगा कि किससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, किस सब्जेक्ट से। देखिए बेसिकली अगर हम देखें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सेक्शन जो पहला रहता है हमारा, उसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। और पर क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि 3 मार्क्स का है, तो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के हो गए आपके, मतलब 90 मार्क्स का आपका वेटेज रीजनिंग रख रहा है और 90 मार्क्स का आपका मैथ्स रख रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश के सेक्शन की,
तो यहाँ पे आपको 45 क्वेश्चंस मिलते हैं। अब इसी सेक्शन में इंग्लिश के साथ जुड़ा हुआ है जीए का सेक्शन, क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है थोड़े से बढ़ गए यहाँ पे, तो जीए के वहां पे कम हो गए। तो जीए के जो सेक्शन में क्वेश्चन रहते हैं वो 25 रहते हैं और आपके हो गए 45 आपके हो गए 45। इंग्लिश के सेक्शन के 45 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, ठीक है। तो अब ओवरऑल अगर मैं वेटेज की बात करूं, क्योंकि कंप्यूटर के सेक्शन में क्वेश्चन 20 रहते हैं लेकिन उसका फाइनल मेरिट में स्कोर नहीं जुड़ता, तो ओवरऑल वेटेज की बात करूं अगर मैं, तो इंग्लिश के सेक्शन का वेटेज 135 मार्क्स का आपका रहता है, ठीक है। साथ ही साथ जीए का सेक्शन का वेटेज आपका 75 मार्क्स का है, मैथ्स का वेटेज 90 मार्क्स का है और रीजनिंग का वेटेज भी 90 मार्क्स का है। पहले की जो कंडीशन थी वो थोड़ी अलग थी। अब वहां पे क्या रहता था कि मैथ्स के 100 क्वेश्चंस आते थे, भाई मैथ्स और इंग्लिश का ही बोलबाला था पहले, ठीक है। मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे 200 मार्क्स के, लेकिन इंग्लिश के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते थे आपके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस था, लेकिन अब मेंस थोड़ा सा अलग है। अब आपको रीजनिंग का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अब आपको जीएस का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और जीएस के पार्ट पे भी सर इस बार अगर हम देखें तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैंने जो ऑब्जर्व किया पेपर के पैटर्न को देख के कि थोड़ा सा पीसीएस से मैच कराने की कोशिश की गई। लाइक क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं जैसे मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए जीएस के, अगर पेपर देखेंगे स्टैटिक ही आता है उसमें। हाँ, करंट का भी वेटेज कुछ, हाँ करंट भी हालांकि है, इस बार करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एसएससी एस्पिरेंट्स इस चीज पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। करंट के पॉइंट पे भी आपको प्री लेवल पे भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले और मेंस लेवल पे भी इस बार, ठीक है। तो करंट के पॉइंट पे भी अब थोड़ा सा आप जग जाइए। अब ये मत सोचिए सिर्फ हिस्ट्री से ही काम चल जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ लिया बस हमारा हो गया, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आपको पूरी तरह से ओवरऑल अपने आप को तैयार करते हुए ही आगे बढ़ना है। चलिए सर, लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं। एक तो कट ऑफ के बारे में डिस्कशन, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। 2021 का जो नोटिफिकेशन था उसका कट ऑफ था 132.37260, ये सीजीएल को लेकर जो कट ऑफ था ये था। फिर वहीं पे 21-22 जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, कट ऑफ जो है वो 130.18 था। मैं इस पे एनालिसिस मांगूंगा आपसे। 2022 का जो था सर वो बताइएगा। 114.27, ये जो पहली बार चेंज के बाद आई थिंक जो पहली बार एग्जाम हुआ है इसमें 114.27 हो गया सडनली, जहां 132-130 दोनों लास्ट के जो पिछले दो एग्जाम हुए थे इस वाले 22 वाले से पहले, उन दोनों में 130 और 132 उसके 2 साल पहले वाले। तो क्या हुआ ऐसा कि 114 हो गया ये सडनली, और आगे के लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि ऐसा मत सोचिए कि इस बार का पेपर बहुत टफ आ गया था। अगर आपने एनालिसिस देखा होगा, पेपर तो आसान था सर, मैंने देखा मेंस का बच्चा भी बोला है कि सर पेपर वैसे जैसे हमारा प्रीलिम्स था वैसे ही मेंस हमें लगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा, थोड़ा बहुत पेपर तो टफ नहीं था, लेकिन मेजर फैक्टर जो बना था वो वैकेंसी का बना था, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी और उस इसके पहले वाले में, इस वाले में 22 वाले में कितनी थी वैकेंसी? 22 वाले में अगर हम बात करें तो करीब मतलब जो अभी आया है आपका जो होने वाला है एग्जाम, वहां पे आपके 8000 के आसपास। उसके पहले वाले में, लेकिन उसके पहले जो आपकी वैकेंसीज थी अप्रॉक्स 50,000 के आसपास पहुंच गई थी। बाद में बैकलॉग भी जुड़ी थी, कुछ वैकेंसीज और बढ़ी। ये जो 114 दिख रहा है क्या उसी का इफेक्ट तो नहीं है? हाँ, वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट ही है, थोड़ा बहुत तो जरूर, बस वही बताना चाहता हूँ। तो अब आप लोग एक चीज दिमाग में रखिए कि देखिए अगर आप सेफ साइड पे जाएं, सेफ स्कोर वैसे तो कोई नहीं बता सकता एग्जाम के पहले, क्योंकि एग्जाम कैसा है उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि भाई किस तरह का आपका कट ऑफ जा सकता है या किस बेस पे आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं या क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन फॉर सेफर साइड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि अगर 130 प्लस मार्क्स नहीं है तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज याद रखिए। तो दिमाग में रखिए कि मतलब अपना एक टारगेट तो कम से कम सेट ही रखिए कि मुझे 150 प्लस करके आना है। अगर आप ये टारगेट बना के रखेंगे तो आप 130 प्लस जाएंगे ही जाएंगे, ये श्योर है। कहीं ना कहीं 140, 144, 5 इतना अगर आप लेके जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छा। और दूसरी चीज, अगर आप प्री लेवल पे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, भाई सब्जेक्ट तो वही है,
भाई रीजनिंग यहाँ भी है वहां भी है, मैथमेटिक्स यहाँ भी है वहां भी है, जीए का सेक्शन प्री में भी है मेंस में भी है, और साथ ही साथ इंग्लिश का सेक्शन प्री में भी है और मेंस में भी है। तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस जो है, हाँ सीधी सी बात है, और मेरिट आपकी आगे भी इन्हीं सब्जेक्ट पे बन रही है। तो भाई अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर कर लोगे तो उसके बाद में मेंस में अच्छा स्कोर करोगे, अच्छी पोस्ट मिलेगी और अच्छे से धूमधाम से सेलेक्ट हो जाओगे सभी, ठीक है ना। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठा के रखनी है कि हम सिर्फ प्री को प्री की तरह ना समझें। ऐसे देखो कि मैं प्री एग्जाम सिर्फ नहीं देने जा रहा हूं, प्री के बेस पे ही मेरा मेंस होगा और उसी बेस पे मुझे फाइनली सिलेक्शन मिलने वाला है। सर दो समय होते हैं जिसमें दिमाग किसी भी एग्जाम को लेकर थोड़ा ज्यादा अलर्ट होता है। एक तो तब जब वैकेंसी आ रही होती है, और दूसरा जब कॉल लेटर आता है, प्रीलिम्स का हो मेंस का हो, कॉल लेटर आता है। इसके जो बीच का दौर है ना, ये दौर में हम लोग बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, और बच्चों में जनरली ये देखने को मिला है। सर आपके हिसाब से क्या वो मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है जिससे एक बच्चा अपने आप को कंसिस्टेंटली, यानी आज अगर ये वीडियो देख रहा है, अभी तक भी अगर उसके दिमाग में ये बात नहीं आई, तो कल से उसके दिमाग में आ जाए कि नहीं यार ये वाकई में करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, एग्ज़ाम पास में लगा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं, उनके लिए कुछ बताइए जो अभी आज से शुरू करने जा रहे हैं, जिनने अभी तक बस केवल फॉर्म भरते हुए, जिस दिन फॉर्म भर रहे थे उस दिन बिल्कुल जोश में थे, एक हफ्ता हो सकता है उसके बाद रहे हो सारी किताबें उताबें इकट्ठा करने में, बस उसके बाद पहले पन्ने पे थोड़ी रंगाई हुई होगी, दूसरे हुई है, उसके बाद वो किताबें अभी सेल्फ में है ना। देखिए सर एक चीज सच है कि हमें जब एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। बिल्कुल हम ऊपर अपनी कॉपियों पे बढ़िया बढ़िया कोट्स लिख लेते हैं, अच्छे अच्छे कोट्स लिख लेते हैं, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, और उसके बाद में फिर हमारी लाइफ वैसी हो जाती है जैसी पहले थी। उस टाइम हम चार्ज्ड अप फील करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन मेरा ये मानना है कि इंटरनल होना चाहिए। और ये इंटरनल मोटिवेशन पता है सर, मैं फील करता हूँ जिस दिन आपको अपनी नीड के बारे में और अपनी हकीकत के बारे में पता हो। बिल्कुल सही, यानी आपको पता हो कि आप रियलिटी में कहाँ पे हैं, बिल्कुल, और आपको क्या चाहिए, उसकी नीड आपके अंदर है, नीड है, यानी जिसे हम आग या भूख कहते हैं। बिल्कुल, अगर वो आपके अंदर, मैं सच बताऊं सर, आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। और एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी आज मैं बैठ के आपको खूब सारा ज्ञान कर दूं, खूब चिल्ला चिल्ला के ऐसे जोश भर के, मन करे स्क्रीन तोड़ दें ऐसा वाला जोश भर दूं, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, सुबह से लेकर शाम तक, क्या ना, वो बिल्कुल चाइना माल है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। देखिए आज का बेसिक मोटिवेशन क्या है, आप उन लोगों को देख लीजिए जो फाइनली सेलेक्ट नहीं है, आप उन लोगों को देख लीजिए, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ देख लीजिए, और जो सेलेक्ट है उनकी देख लीजिए। आपके आसपास ही दोनों टाइप के लोग हैं, बिल्कुल, आपको ढेर सारा मोटिवेशन मिल जाएगा। और डिसाइड करिए आपको क्या करना है, कौन सी लाइफ चाहिए आपको, ये डिसाइड कर लीजिए बस कि मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए या मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कोई वर्क छोटा या बड़ा होता है, लेकिन ये सच बात है नहीं, कि आपकी लाइफ स्टाइल तो वैसी ही बनेगी ना जितना अमाउंट क्रेडिट होगा अकाउंट में। बिल्कुल सीधी सी बात है, रिफ्लेक्ट होता है सर, सीधी सी बात है। तो अब आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं, ये डिसीजन आपके हाथ में है, प्योरली, पूरी तरह से। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी आपका आगे एग्जाम लगा हुआ है, सपोज दैट आपने अभी तक कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है। वैसे ऐसा मैं मानूंगा नहीं कि किसी ने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो सकता है कि बीच में गैप हो रखा हो, या कोई जॉब कर रहा हो, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहला आप एक काम करिए कि इस बार के जो पेपर्स थे प्री और मेंस के, वो आसानी से आपको मिल जाएंगे, उनको निकाल के सॉल्व करिए। सबसे पहला काम ये करिए न्यू पैटर्न के बेस पे। उसके बाद आप कोशिश करिए 2 से 3 पेपर्स रेगुलर बेस पे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जिन टॉपिक्स में आपको कमांड नहीं है, चाहे वो रीजनिंग के टॉपिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के, चाहे इंग्लिश के, एक बार सिलेबस देख लीजिए अच्छे से। जिन टॉपिक्स में कमांड नहीं है उनके वीडियो लेक्चर्स देखना है वो देखिए, और उस बेस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उन टॉपिक्स से सॉल्व करिए। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स, अगर आप इतना रेगुलर बेस पे कर रहे हैं तो आप प्री भी क्वालिफाई करेंगे और मेंस भी क्वालिफाई। एक टैबलेट भूल गए आप, वो वाली टैबलेट बहुत जरूरी है।
वो टॉनिक है, मॉक टेस्ट। हाँ बिल्कुल, हर दिन में एक स्पीड टेस्ट आपको हर दिन देना ही चाहिए। बिल्कुल, वो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर कर देगा, एग्जाम हॉल के लिए प्रिपेयर कर देगा, मतलब उस सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको प्रिपेयर कर देगा। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज ये भी है ना, आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है और आप सिर्फ ऑफलाइन ही अगर सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, तो उस तरह की स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो मॉक पेपर जो स्पीड टेस्ट रहता है आपका, वो कम से कम एक तो स्पीड टेस्ट आपको देना ही चाहिए, रेगुलर बेस पे देना चाहिए। और मान लीजिए मॉक पेपर, जैसे जो महिंद्रा के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, मॉक पेपर्स में आपको ढेर सारे पेपर्स ऑलरेडी मिलते हैं वहां पे। कुछ लाइव टेस्ट होते हैं जो 1-2 दिन के लिए अपडेट रहते हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट आ जाता है। और कुछ जो होते हैं मॉक पेपर सेक्शन में रहते हैं, वहां पे आपको ढेर सारे पेपर्स ऑलरेडी मिलते हैं आपके कार्ड के अकॉर्डिंग, जो भी आपने जिस भी एडमिशन जिस तरह का भी लिया है, एसएससी के लिए या बैंक के लिए, वहां पे आप मॉक पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सर अब तो मिल जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, OWS मिल जा रहा है टॉपिक वाइज, ऑनलाइन वर्कशीट। तो ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, जितनी गलतियां करेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, उतना ही इंप्रूव कर जाएंगे और फाइनली सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। सर ओवर टू यू। अब ओवर टू यू नहीं, ओवर टू यू पीपल, है ना। आपकी जिम्मेदारी आपके खुद के लिए है। जम के मेहनत करिए, एकदम तोड़ फोड़ वाली पढ़ाई करिए। इतना सा भी जो है वो गुंजाइश जिसे कहते हैं कसर, है ना, मत रहने दीजिए, है ना। और एक बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि बंद आंखों से सपने देखिए और खुली आंखों से हकीकत, और फिर डिसाइड करिए कि उस सपने को अचीव करने के लिए हमें क्या सैक्रिफाइसेस करने होंगे। जब तक आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, तब तक आप तैयार नहीं होंगे तैयारी के लिए। तो पहले अंदाजा लगा लीजिए क्या छोड़ना है भाई, समझे ना। जैसे होता है ना सर कि कई बार कुछ चीजें करें तो भाई ये तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स करना है तो आपको पता है कि क्या आपको छोड़ना है, पढ़ाई करनी है तो आपको पता है कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, वो भी। तब आप एक रास्ते पे चलेंगे, सीधे रास्ते पे चलेंगे जो आपको अपने ड्रीम तक लेके जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से ही अच्छा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है इस एपिसोड में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद करते हैं आपके बेहतर भविष्य की, और ये उम्मीद करते हैं कि आप जम के लड़ेंगे, है ना। होना ना होना उसके बाद की बात है, अपनी तरफ से हर एक प्रयास आपका होना चाहिए। कुछ कहना चाहें सर तो? बिल्कुल सर, आपने काफ़ी अच्छी बातें बता दी बच्चों को हमारे, और बेसिकली आपका एफर्ट ही है आपके हाथ में, ये सच बात है। देखिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है और किसी के हाथ में नहीं होता, सीधी सी बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? आपको अपनी नज़रों में उठना है। बिल्कुल, हमेशा याद रखिए। और अपनी नज़रों में उठेगा कौन? जो पूरी तरह से तैयार होगा, जो अपने आप को तैयार कर लेगा, जो अपने ऊपर काम करेगा। बिल्कुल, तो अपने आप को बस तैयार करिए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एफर्ट आपका सर पता है, मैं एक लास्ट जो चीज ऐड करना चाहता हूँ सर। कई बार हम लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए कोसते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल, और कई बार हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होके गुजर जाती है, हम तैयारी नहीं होते हैं। बिल्कुल सर। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि कल को आपके सामने जब भी मौका हो ना, तो आपको ये ना कहना पड़े कि यार मिस हो गया, तो पढ़ा ही नहीं था या तैयारी नहीं था मैं तो। यानी आप प्रिपेयर रहो, अपॉर्चुनिटी जैसे आएगी आप तुरंत उसको कहते कैच कर लो। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी ही तो है सर। जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें से जो वैकेंसी आई है उतने ऑफिसर निकलने वाले हैं। बिल्कुल। अब वो ऑफिसर इसमें से भी कोई हो सकता है। हाँ बिल्कुल होंगे, और कई होंगे इसमें से ही जो उसको क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सिर्फ एग्जाम देने जा रहे, कि सिर्फ एग्जाम दे के आते, चलो ठीक है, मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा था एसएससी की पोस्ट बहुत अच्छी है, फॉर्म डाल देते हैं, अब सीधे एग्जाम देने जाते। तो ऐसे नहीं होगा, फिर हम किस्मत को कोसते हैं कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो दिमाग में ये रखिए कि ये अपॉर्चुनिटी ही है जो आपको आपकी सक्सेस तक ले जाने के लिए मिली है। हजारों लाखों एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर सकते, जो ओवर एज हो चुके हैं। आप सोचिए उन लाखों एस्पिरेंट से कितना आगे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। अब
अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया तो समझ लीजिए कि जो वो हैं जो अभी ओवर एज हो चुके हैं और अब परेशान है पूरी तरह से कि अब वो टाइम वापस नहीं आ सकता। ये सच बात है, टाइम एक बार गया वो वापस नहीं आ सकता। तो आपको दिमाग में रखना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे ग्रैब कर लेना। ये भी नहीं सोचना मेरा तो अभी फर्स्ट टाइम है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मेरी तो एज अभी 23 ईयर्स है, ऐसे निकल मेरे जाता है, पास पता तो नहीं चलता सर। प्रोफेशन हाँ, में तो बिल्कुल पता नहीं चलता एज निकलते हुए, तो बहुतों को बस देखा है। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इट डजेंट मैटर्स, जो भी यही है। लास्ट होना चाहिए। बिल्कुल। ये दिमाग में रखिए, इस बार जाना है और सिलेक्शन लेके आना है। थैंक यू। चलिए सर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आप सब हमारे साथ जुड़े। अब आज के लिए अलविदा लेते हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जैसा हमने बोला कि ये आज इंट्रोडक्टरी एपिसोड था जिसमें हम जनरल बात कर रहे थे इस एग्ज़ाम को लेकर, CGL और CHSL को लेकर। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम बारीकी से देखेंगे हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को लेकर एक स्ट्रेटजी के साथ और उसके डिटेल एनालिसिस के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें और ईश्वर करे कि जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।